Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Study at Ease. In this video tutorial I am going to talk about DNA elements that involve in process of transcription. तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें से आज हमने डिस्कस करना है इन्हांसर्स को और साइलेंसर्स को। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन्हांसर्स को कि इन्हांसर्स क्या होते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इन्हांसर हमारे पास नॉन प्रोमोटर डीएनए एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसे डीएनए के एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोमोटर का पार्ट नहीं होते लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेट माइंड प्रोटीन फैक्टर्स, जो कि ये जो हमारे पास प्रोटीन फैक्टर्स हैं इनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एक्टिवेटर्स या फिर इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। आगे हमारे पास है सिस, अगर हम इसकी मोर प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें तो सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस। अब ये सिस रेगुलेटरी भी हो सकती है और ट्रांस रेगुलेटरी सीक्वेंस भी हो सकती है, ये भी हम एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। डैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए जीन, जो एक जीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं व्हेन बाउंड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वही हैं जिनकी हम यहाँ पे प्रोटीन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हांसर्स, ठीक है। तो अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें 1981 में यूकैरियोट्स के अंदर जो है ना इनको स्टडी किया गया था, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ होती गई। सबसे पहले जो हमारे पास इन्हांसर डिस्कवर हुए थे वो हुए थे हमारे पास साइमियन वायरस 40 के अंदर, और इनको डिस्कवर किया था चैम्बन और उसके कोलीग्स ने। ये हमारे पास वो डीएनए की सीक्वेंस है जिनको उन्होंने डिस्कवर किया था। इसमें आप देखें हमारे पास ये 5 प्राइम एंड है उसका और ये 3rd प्राइम एंड है, ठीक है। और ये एरो शो कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम में हमारे पास प्रेजेंट है ये 6 जीसी बॉक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास टाटा बॉक्स प्रेजेंट है, ये प्रोमोटर का हिस्सा है। अब ये प्रोमोटर से अपस्ट्रीम में हमारे पास 72 बेस पेयर के 2 रिपीट्स प्रेजेंट है, मतलब ये इनकी डुप्लीकेशन हुई है यहाँ पर। अब ये जो 72 बेस पेयर सीक्वेंस है ना, ये एज ए इन्हांसर काम करती है साइमियन वायरस के अंदर। अब ये कैसे पता चला कि ये एज ए इन्हांसर काम करती है? जो हमारे पास चैम्बन और उसके कोलीग्स ने उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ना डिलीशन म्यूटेशंस की, ठीक है। डिलीशन म्यूटेशन के दौरान उन्होंने देखा कि जब ये 72 बेस पेयर में से बेसिस को रिमूव करते हैं या फिर इस पूरे सेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाती है डिप्रेस, ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन डिप्रेस हुई है, इससे पता चला कि ये जो हमारे पास 72 बेस पेयर के रिपीट्स थे ये ट्रांसक्रिप्शन में कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे थे, और जब हमने इनको रिमूव कर दिया तो ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगी, डिप्रेस होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, फर्दर स्टडी से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास इन्हांसर्स होते हैं ये होते हैं पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट। मतलब इनकी पोजीशन कहाँ पर है, इनकी ओरिएंटेशन कहाँ पर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनका इन्हांसर्स का होना ज़रूरी है। ये डीएनए के किस पार्ट में मौजूद हैं या फिर इनकी ओरिएंटेशन क्या, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि ये जो 72 बेस पेयर का रिपीट था इसको यहाँ से रिमूव किया और डीएनए के किसी और पोर्शन में जाकर इंसर्ट कर दिया, तो ट्रांसक्रिप्शन तब भी हुई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 72 बेस पेयर को इन्वर्ट कर दिया, मतलब इनकी जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन थी उसको चेंज कर दिया, फिर भी ट्रांसक्रिप्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इससे ये पता चल गया कि एक तो इन्हांसर जो है इनकी पोजीशन जहाँ पर भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इनकी ओरिएंटेशन क्या है इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क पड़ता है तो इससे पड़ेगा जब हम इसमें कोई डिलीशन करेंगे, इसमें से किसी बेस को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें हमारे आंसर्स के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी कर लेते हैं इन्हांसर्स की। 1989 में पोपहम और उसके कोवर्कर्स ने एक इन्हांसर डिस्कवर किया जो कि प्रेजेंट था हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर, ईकोलाई के अंदर। अब ईकोलाई के अंदर हमारे पास ईकोलाई के जीनोम के अंदर ग्लूटामाइन ए जीन प्रेजेंट है। अब ये जो ग्लूटामाइन ए जीन है ये ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम को इनकोड करता है, और ये जो एंजाइम है ये हमारे पास ग्लूटामेट और अमोनिया को कन्वर्ट करता है ग्लूटामाइन के अंदर, ठीक है। अब ये जो जीन है इसके ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डिपेंड करती है इन्हांसर्स के ऊपर। जब तक इन्हांसर्स नहीं होंगे इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ईकोलाई होती है ना,
देखिए हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बताऊँ तो उसके पास 5 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक सब यूनिट हमारे पास होता है सिग्मा का, जो कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। लेकिन जो ई कोलाई के अंदर जो हमारे पास सिग्मा 54 सब यूनिट था, उसका दूसरा नाम सिग्मा एन भी है, ये ना इनएक्टिव था, मतलब ये डिफेक्टिव था, ये अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास ये जो सिग्मा 54 है, ये तब एक्टिव होता है जब हमारे पास नाइट्रोजन स्टारवेशन कंडीशन होती है, मतलब जब सेल के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कंडीशंस होंगी, ठीक है। अब ये जो सिग्मा 54 होता है, ये ई कोलाई के अंदर था डिफेक्टिव। अब इसके डिफेक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी बाइंडिंग तो हो जाती है, जो ग्लूटामाइन ए जीन का प्रोमोटर है उसके साथ इसकी बाइंडिंग तो बहुत स्टेबल हो जाती है, लेकिन सिर्फ बाइंडिंग से तो काम नहीं ना चलेगा, वो ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता जैसे कि नॉर्मल सिग्मा फैक्टर करता है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको इसका ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो ये जो हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके पास आएगा आरएनए पॉलीमरेज, इसके प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर को रिकग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज और आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस आरएनए पॉलीमरेज के पास ही सिग्मा फैक्टर होता है। अब जब हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आकर बाइंड हो जाएगा, ये सिंपल हमारे पास है क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें क्या बनाना है, ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। जब तक ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स है, वो कहने की कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर जो प्रोमोटर साइट है उसके साथ फिर ट्रांसक्रिप्शन आगे स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये जो ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स है ना, ये नहीं बन पाता क्योंकि जो हमारे पास सिग्मा फैक्टर है वो इस केस में क्या है, डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन्हांसर की। अब जो हमारे पास इन्हांसर है उसकी भी एक स्पेसिफिक साइट होती है डीएनए के सीक्वेंस में। जब हमारे पास सिग्मा 54 फेल टू फॉर्म ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स, जब हमारे पास सिग्मा 54 है वो ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, तो हमारे पास कुछ अदर प्रोटीन है जिनका नाम है एंटी आरसी प्रोटीन। ये एंटी आरसी प्रोटीन कौन बना रहा है, एंटी आरसी जीन बना रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये जाकर इन्हांसर के साथ बाइंड करेगी, और इन्हांसर के साथ बाइंड करने के बाद जो हमारे पास सिग्मा 54 है उसकी हेल्प करेगी कि वो ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनाए। जब ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इस डायग्राम पर आप फोकस करें, इसमें देखें ये हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास आकर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ हो गया बाइंड, ठीक है, लेकिन ये अभी कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कहीं हमारे पास इन्हांसर मौजूद था, ठीक है। अब ये जो इन्हांसर है इसने बेसिकली लूपिंग कर ली है, क्योंकि जो हमारे पास इन्हांसर है वो प्रोमोटर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होता है, तो ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, डीएनए की लूपिंग करके, ठीक है। अब जब ये जो हमारे पास एंटी आरसी प्रोटीन है वो इन्हांसर को रिकग्नाइज करेगी, इन्हांसर के साथ जाकर बाइंड हो जाएगी। जब इन्हांसर और एंटी आरसी प्रोटीन की बाइंडिंग हो जाएगी तो एंटी आरसी प्रोटीन जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है उसकी जो ये जो प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, ठीक है। ये सारे मिलकर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर। अब इनके साथ एंटी आरसी प्रोटीन क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, और जो सिग्मा फैक्टर है उसको हेल्प करेगी कि वो ये जो क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स है इसको चेंज कर दे ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, ताकि जो हमारे पास डीएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाए, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर नोट करनी है आपने कि ये जो हमारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, इसी पर हमारे पास मौजूद है प्रोमोटर, और इसी डीएनए के मॉलिक्यूल के पास हमारे पास मौजूद है इन्हांसर, ठीक है। अगर प्रोमोटर और इन्हांसर दोनों जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही डीएनए के मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलेंगे सिस रेगुलेटरी
सीक्वेंस, जिसकी हमने बात की थी डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ आप देखें हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों सर्कुलर हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक सर्कुलर डीएनए के पास इन्हांसर है और दूसरे सर्कुलर डीएनए के पास हमारे पास प्रोमोटर है, ठीक है। अब ये जो दोनों इन्हांसर और प्रोमोटर हैं ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब इनकी इंटरेक्शन इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, लिंक्ड हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इन्हांसर और किसी और डीएनए के मॉलिक्यूल पर है और प्रोमोटर किसी और डीएनए के मॉलिक्यूल पर है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे ट्रांस रेगुलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों फ़र्क था सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस और ट्रांस रेगुलेटरी सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डीएनए के दोनों सर्कुलर रिंग्स हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इस स्ट्रक्चर को या इस मॉलिक्यूल को, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फेज T4 की। जो फेज T4 है हमारे पास, इसके अंदर जो इन्हांसर्स होते हैं वो बहुत ही अनयूजुअल होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, मतलब वो मूवेबल होते हैं। जैसे अब ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी थी इसमें डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसके अंदर जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे वो इन्हांसर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो इन्हांसर है वो कोई बेस सीक्वेंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस नहीं है, बल्कि जो इन्हांसर्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो T4 लेट जीन्स होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड होती है फेज डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होनी है डीएनए की रेप्लिकेशन भी साथ साथ, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेसेस साथ साथ होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये इसकी रीज़न हमने देखनी है। लेट फेज सिग्मा फैक्टर लाइक सिग्मा 54 इज़ डिफेक्टिव। जो हमारे पास T4 फेज है इसके अंदर जो सिग्मा फैक्टर होता है वो भी सिग्मा 54 जो कि ई कोलाई के अंदर होता है उसकी तरह डिफेक्टिव होता है। मतलब कि ये सिग्मा फैक्टर ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो फंक्शन नहीं कर सकता विदाउट इन्हांसर, जब तक इन्हांसर नहीं होगा। अब जो फेज T4 है उसके अंदर जो हमारे पास इन्हांसर होता है वो कोई डीएनए की फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं होती, जैसे कि NTRC बाइंडिंग साइट की तरह होती है जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की थी, बल्कि ये एक डीएनए रेप्लिकेटिंग फोर्क होता है। इसलिए हमने ऊपर बात की थी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी और जो T4 लेट जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ चलती है, क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेटिंग फोर्क बनता है वही बेसिकली इन्हांसर के तौर पर काम करता है। अब जो इन्हांसर है उसके साथ इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन्स भी तो होंगी। अब वो जो प्रोटीन्स हैं वो फेज जीन्स 44, 45 और 62 जो हैं वो इनकोड करते हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेटिंग मशीनरी का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जब ये इन्हांसर के साथ बाइंड करेंगी, अब इन्हांसर डीएनए रेप्लिकेटिंग फोर्क है, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेटिंग फोर्क की माइग्रेशन होगी वैसे वैसे किसकी माइग्रेशन होगी, इन्हांसर की, क्योंकि इन्हांसर भी उसी जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब इन्हांसर मूव करेगा तो मतलब इन्हांसर के साथ जो प्रोटीन्स बाइंड कर रही हैं या जो प्रोटीन्स बाइंड करती हैं वो भी इसके साथ साथ मूव करती हैं। इस तरह से इन्हांसर्स और जो इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो इन्हांसर है ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये कि इस केस में हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर डीएनए की लूपिंग हमने कहीं भी नहीं देखी, इसमें डीएनए की लूपिंग नहीं होती, जैसा कि हमने ग्लूटामाइन ए जीन के अंदर देखा था उसमें डीएनए की लूपिंग होती है ताकि प्रोमोटर और इन्हांसर आपस में इंटरेक्ट कर सकें। उसके अलावा T4 जो हमारे पास इन्हांसर हैं ये इनको प्रेजेंट होना चाहिए सेम डीएनए के मॉलिक्यूल पर जिस प्रोमोटर को वो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ये सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस नहीं कहेंगे बल्कि इसमें, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होती, मतलब ये सिस रेगुलेटरी इन्हांसर्स होते हैं, ये ट्रांस रेगुलेटरी इन्हांसर्स नहीं होते। अब हमने डिस्कस करना है साइलेंसर्स को कि साइलेंसर्स क्या काम करते हैं। अब जो हमारे पास साइलेंसर्स हैं ये डीएनए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को डिप्रेस करते हैं। इसके अगर हम प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें, ए सीक्वेंस दैट कोजेज ए डिक्रीज इन जीन एक्टिविटी, जो कि जीन एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साइलेंसर्स। अब हम इनकी एग्जांपल भी देखेंगे और इनकी वर्किंग भी। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो मैटिंग सिस्टम ऑफ यीस्ट है। जो हमारे पास के अंदर टोटल 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन 16 क्रोमोसोम्स में से जो हमारे पास 3rd क्रोमोसोम होता है उसके पास 3 लोकाई होते हैं जिनकी सीक्वेंस सिमिलर होती है मैट
HML और HMR, ये तीनों लोकाई हैं जिनकी सीक्वेंस क्या होती है, सेम होती है। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ जो MAT या फिर जो MAT है ये एक्सप्रेस करता है ख़ुद को, लेकिन ये जो दोनों हैं ये ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती ही नहीं है। अब इनकी ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होती, साइंटिस्ट ने कहा कि ये डेफिनेटली किसकी वजह से हो रहा है, साइलेंसर्स की वजह से, जो कि प्रोमोटर साइड से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि अब जो हमारे पास साइलेंसर्स हैं वो कैसे किसी भी जीन की या फिर हमारे पास करैक्टरिस्टिक या ट्रेट की इनएक्टिविटी की वजह बनते हैं। अब ये हम देखते हैं वो कैसे करते हैं। जो हमारे पास साइलेंसर्स होते हैं वो क्रोमाटिन को क्या करते हैं, कॉइल अप कर देते हैं। क्रोमाटिन की बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और इसकी कंडेंसेशन की वजह से जो प्रोमोटर होता है उसकी रिकग्निशन नहीं हो पाती। जब हमारे पास RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएगा तो उनकी बाइंडिंग कैसे पॉसिबल है। अगर प्रोमोटर और RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग ही नहीं हुई, क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स या फिर ओपन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। ठीक है, अब DNA के कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि इन्हांसर के तौर पर भी काम करते हैं और साइलेंसर्स के तौर पर भी काम करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है ये एक्ट एज ए साइलेंसर के तौर पर तब एक्ट करेंगे जब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बाइंड करेगा इनके साथ, लेकिन थायराइड हार्मोन नहीं होगा इसके साथ। मतलब थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ थायराइड हार्मोन नहीं लगा होगा और वो अकेला ही जाकर थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंडिंग कर देगा, तब ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, साइलेंसर के तौर पर। और इन्हांसर के तौर पर कब एक्ट करेगा, जब हमारे पास थायराइड हार्मोन रिसेप्टर भी हो और उस रिसेप्टर के साथ थायराइड हार्मोन अटैच हुआ हो और ये दोनों मिलकर किसके साथ बाइंड करें, थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, तब ये एक्ट करते हैं एज ए इन्हांसर। ठीक है, सो गाइज ये था हमारे पास ऑल अबाउट DNA एलिमेंट्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।